हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे थे और करंट जो अपना चैप्टर चल रहा है वो है मानव प्रजनन। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अंड जनन। इससे पहले वाले लेसन में अपन ने बात की थी युग्मक जनन की, जिसमें शुक्र जनन अपन ने देख लिया था। शुक्र जनन का मतलब शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन बोलते हैं शुक्र जनन। उसके साथ साथ में शुक्राणु की संरचना भी अपन ने डिस्कस की थी। ठीक है। सो आज उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे और जो दूसरा टॉपिक है उसका अंड जनन या जिसे बोलते हैं oogenesis, वो यहां से अपन डिस्कस करेंगे। मादा में जो युग्मक बनता है अंडाणु, ठीक है, अंडाणु निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, अंड जनन या oogenesis। सो वही अपन डिस्कस करेंगे। कुछ डायग्राम देखेंगे, एक दो डायग्राम देखेंगे जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं एआईपीएमटी में, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आज के लेसन को। स्टार्ट अपन करते हैं। अगर किसी टाइप का आपको डाउट है तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे सर्च कर सकते हैं, वहां आपके डाउट सेंड कर सकते हैं, डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्ट अपन करते हैं अंड जनन या जिसे बोलते हैं अपन oogenesis। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, अंडजेनेसिस या oogenesis। परिपक्व मादा युग्मक, परिपक्व इसने बोला है तो कभी भी ये चेंज कर सकता है कि जैसे आपको स्टेटमेंट दे देगा अंडजनन क्या है, उसमें बोल देगा ए परिपक्व या आंशिक परिपक्व या पूर्ण परिपक्व। तो जो पूर्ण परिपक्व है उसकी पूर्ण परिपक्व जो मादा युग्मक है उसके निर्माण की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, अंडजनन, जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है। जो शुक्राणु जनन होता है पुरुष में उससे बिल्कुल अलग है, सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन ने पुरुष की बात की थी, तो पुरुष में अपन ने क्या बोला था, जो शुक्राणु जनन होता है पुरुष और महिला या नर और मादा जिसे अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो पुरुष में जो शुक्राणु जनन की प्रोसेस होती है वो 12 से 15 साल की उम्र में स्टार्ट होती है, ठीक है, जब वो एडल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जबकि महिला में क्या होता है, जब मादा बनती है, जैसे अपन बात करें कोई महिला है तो उसके पेट में उसके जो गर्भाशय उसके अंदर जो बच्चा है वो भी क्या है, मादा ही है। तो जो प्रेगनेंसी का समय है उसी समय क्या हो जाता है, अंड जनन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ये एक पहला डिफरेंस है, ठीक है। तो अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्तन चरण के दौरान हो जाता है। और किसका भ्रूणीय परिवर्तन, जो माँ के गर्भाशय में जो फीमेल है, जो बच्ची है, फीमेल जो चाइल्ड है, उसी समय क्या हो जाता है, उसमें अंड जनन की शुरुआत हो जाती है। जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिका यानी अंड जननी oogonia प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर भी निर्मित होती है, ठीक है। तो जैसे अपन ने बात की, ये कोई फीमेल थी इस प्रकार से, और इसका जो ये अपने पास सपोज कर लो क्या है, गर्भाशय, तो इसके अंदर ये जो है डेवलपिंग फीटस है, बच्चा है, विकासशील जो भ्रूण है वो है, लेकिन ये किस प्रकार की है, ये मादा है, फीमेल है ये चाइल्ड, ठीक है। तो इसके इस मादा के अंदर क्या हुआ, दो अंडाशय होंगे इसके अंदर भी, ठीक है। नर होगा तब तो शुक्र जो वृषण होगा, लेकिन मादा है तो इसमें दो अंडाशय होंगे। तो परिवर्तन, भ्रूणी परिवर्तन या 9 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है उसी समय इन अंडाशय में क्या हो जाता है, काफी लाखों की संख्या में जो अंड जननी है, मतलब अंडे का जो जनन कर रही है, निर्माण जो कर रही है, उनका जो युग्मक जो कोशिका है वो यहाँ से क्या हो जाती है, निर्माण उनका हो जाती है। जन्म के बाद में, मतलब ये जो मादा है जब माँ के गर्भाशय से बाहर आती है, जन्म उसका हो गया, जन्म के बाद में अंड जननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो एक डिफरेंस यहां से मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि ये जो बता रहा ना कि कहाँ गया ये यहाँ पर, कि अंड जननी या प्रत्येक भ्रूण अंडाशय में जन्म के बाद अंड जननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो बोले वृद्धि नहीं होती तो क्या होगा, जैसे अब नर की अपन बात करें तो नर में क्या होता है कि जो शुक्राणु जनन या शुक्र जनन की जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू होती है, ठीक है। क्या होती है, कंटिन्यू, जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं सतत होती है। जबकि मादा में जो अंड जनन की जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू नहीं होती है, जिसे अपन बोलते हैं असतत होती है, मतलब रुक रुक कर प्रोसेस पूरी होती है। तो यहाँ जो है उसकी वृद्धि नहीं होती, किसकी, अंड जननी की, मतलब रुक गया, रुक गया मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यू नहीं है, असतत है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है कुछ समय बाद में, और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है दो प्रकार का होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है तो उसके अंदर जो चारों अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, जिसे अपन बोलते हैं पूर्वावस्था, मध्यावस्था, ठीक है, अंत्यावस्था, ठीक है। तो वो अपने पास पूर्वावस्था है, प्रोफेज फर्स्ट है, उसमें प्रविष्ट हो जाता है, क्योंकि सेल डिवीजन होगा तो चारों जो अवस्थाएं होती है उससे जाएगा, पहले प्रोफेज, प्रोफेज से मेटाफेज, मेटाफेज से एनाफेज और एनाफेज से
टीलोफेज, ठीक है। तो इसी फेज से जाएगा, ऐसा नहीं कि एक फेज यहाँ से छोड़ देंगे अगली में चला जाएगा, इसी सीक्वेंस में वो जाएगा। 11th क्लास में से पढ़ते हैं कोशिका विभाजन वाले चैप्टर में। तो जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें प्रविष्ट हो जाती है और यहाँ पर क्या होता है, स्थायी तौर पर अवरुद्ध हो जाती है, मतलब वापस से क्या हो गई है, ये रुक गई है, अवरुद्ध हो गया, मतलब उसकी जो विकास की जो प्रोसेस थी, विभाजन की जो प्रोसेस थी, वहां से रुक गई है। अब इन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक अंडक बोलते हैं। तो अंड जननी थी, उसमें विभाजन होता है, लेकिन वो प्रोफेज फर्स्ट की में गया और वहां जाने के बाद में वो रुक गया, तो अब इसे अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक अंडक इसे यहां से बोलते हैं, ठीक है, प्राथमिक अंडक इसे बोलते हैं। उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिका में कोशिकाओं की परत से आवृत होती है। अब ये जो है इसके चारों तरफ क्या होती है, कुछ छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती है कणिका में, इस प्रकार से उससे कवर होना स्टार्ट हो जाती है। और इन कणिका में को अपन बोलते हैं ग्रेन्युलोसा, हिंदी में बोलते हैं कणिका और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन्युलोसा। ग्रेन्यू जो टर्म इसमें लिया वो ग्रेन से लिया गया, ग्रेन का मतलब क्या होता है, कण जो होता है, ठीक है, सैंप से। और अब जो कवर हो गई इससे प्राथमिक अंडक, नए बोल के अपन इससे बोलते हैं प्राथमिक पुट्टक। क्या बोलते हैं, प्राथमिक पुट्टक। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए प्राथमिक पुट्टक क्या है, तो प्राथमिक पुट्टक में आपको बोलना प्राथमिक अंडक प्लस ग्रेन्युलोसा या कणिका में सरहदी दोनों मिलकर प्राथमिक पुट्टक का निर्माण करते हैं। चित्र 3.7 में लिखा, तो ये रुधिर वाहिकाएं वगैरह हैं, ये जो ब्लड की सप्लाई करते हैं अंडाशय में, ये अंडाशय का आरेख ये, तो ये प्राथमिक पुट्टक बना। जैसे ये अपने पास क्या था, नॉर्मल जो प्राथमिक अंडक था, उसके चारों तरफ देखो छोटी छोटी ये ग्रेन्युलोसा सेल से वो आ गई यहाँ पर, तो इसे अपन ने बोला प्राथमिक पुट्टक। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं, इन एक प्रक्रिया द्वारा इन पुट्टकों की भारी मात्रा में जन्म से यौवनारंभ तक ह्रास होता है, क्योंकि अपन ने बात की लाखों की संख्या में ये बनते हैं, प्राथमिक अंडक वाली जो थी, ठीक है, मात्र कोशिका जो थी मिलियंस में बनती है। तो जन्म से यौवनारंभ मतलब जो जन्म हो गया वहां से लेकर यौवनारंभ मतलब जो जन्म से लेकर 12 से जो 15 साल की उम्र होती है, उस समय में क्या होता है, जीरो से उस समय में क्या होता है, इनका जो है काफी मात्रा में डी जनरेशन होता है, ह्रास होता है, मतलब वहां से वो खत्म होना स्टार्ट होती है। इसीलिए यौवना आरंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60 से 80 हजार प्राथमिक पुट्टक की शेष बचते हैं। तो ये जो लाखों की संख्या में थी, जब 12 साल से 15 साल की उम्र में आएगी जब बच्ची, तो केवल 60 से 80 हजार जो प्राथमिक पुट्टक है वही रहेंगे। और याद रखिए प्राथमिक पुट्टक क्या है, प्राथमिक अंडक के चारों तरफ जो ग्रेन्युलोसा सेल है, कणिका में सेल है, वो आती है, तब उसे बोलते हैं प्राथमिक पुट्टक। और अभी भी ये किसके अंदर है, प्रोफेज फर्स्ट में ही, अर्धसूत्र विभाजन प्रथम में ही, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए मैंने बोला था असतत विभाजन है ये। यह एक प्राथमिक पुट्टक कणिका में कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत होता है। अब ये जो है इसमें चारों तरफ क्या होगा, और अधिक लेयर यहाँ से बनना स्टार्ट होगी, इस प्रकार से और अधिक लेयर यहाँ से बनती रहेगी, तो इससे अपन क्या बोलते हैं, द्वितीयक पुट्टक यहाँ से बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप डायग्राम बनाते चलेंगे एक ही सीक्वेंस में, इसे अपन बोलते हैं द्वितीयक पुट्टक। ये द्वितीयक पुट्टक जल्द ही एक तृतीयक पुट्टक में परिवर्तित होता है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, वापस से इसके चारों तरफ लेयर यहाँ से बढ़ती रहेगी, तो द्वितीयक से वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो इसमें कन्वर्ट हुआ है, वो तृतीयक पुट्टक में यहाँ से परिवर्तित हुआ है, जिसकी तरल से भरी गुहा को एंट्रम कहते हैं। अब यहां से आप लोग समझेंगे, इस डायग्राम में देखेंगे, जैसे प्राथमिक पुट्टक था, ये यहाँ पर द्वितीयक आ गया, इसमें नाम नहीं दिया, इसमें द्वितीयक आ गया यहाँ पर, और उसके बाद में क्या है, तृतीयक है। मतलब यहाँ जो इसके चारों तरफ क्या हो रही है, लेयर यहाँ से बढ़ती जा रही है, लेकिन लेयर बढ़ते समय क्या होगा कि इसके कणिका में जो कोशिकाएं हैं, कुछ ना कुछ पोर्शन इसका सेपरेट यहाँ से होगा, और एक जगह पर क्या हो जाएगा, खाली जो है मतलब जो फ्लूइड फील्ड, द्रव से भरी हुई केविटी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, केविटी का मतलब गुहा होता है, और वो किससे भरी होती है, द्रव्य से भरी होती है, विशिष्ट प्रकार के फ्लूइड से भरी होती है, और वो केवल तृतीयक पुट्टक में ही मिलेगा, प्राथमिक और द्वितीयक में नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है AIPMT में। और उस गुहा को अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, गहवर जो लिखा है यहाँ पर, तो ये अपने पास तृतीय है, प्राथमिक और द्वितीय में नहीं मिलता। फिर से बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ऐसा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो तृतीयक पट्टिका में क्या है, जिसकी तरल से भरी गुहा को गहवर या एंट्रम कहते हैं, और ये इसका एक विशिष्ट लक्षण है, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक में नहीं मिलता है। प्रवारक स्तर या थीका लेयर अंतर प्रवारक थीका इंटरना और बाह्य प्रवारक में घटित होता है। मतलब जो बाहर ये जो थीका लेयर है इस विशिष्ट प्रकार की जो है, तो वो क्या करेगी, जैसे ये थीका लेयर इसके चारों तरफ वाली थीका है यहाँ से एक प्रकार से, तो जो बाहर वाली है उसे अपन एक्सटर्ना बोलते हैं, थीका एक्सटर्ना। थीका का मतलब होता है कवरिंग, एक्सटर्ना का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल बाहर वाली, और अंदर वाली क्या हो गई, थीका इंटरना हो गया। इसके निर्माण की जो प्रोसेस है वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, कुछ 2 स्टेप और आते हैं बीच में, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, लेकिन वो नहीं है, तो इसलिए अपने को पढ़ना भी नहीं है। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा। किस ओर खींच रहा है एनसीईआरटी वाला ध्यान,
कि तृतीय कुट्टक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है। अभी भी जो अंदर वाला जो था क्या वो प्राथमिक कुट्टक ही है, ठीक है, प्राथमिक अंडक है, सॉरी। जैसे ये वापस से आपको बताता हूं, ये अपने पास क्या है, प्राथमिक अंडक है। ये क्या है, प्राथमिक अंडक है। अब इस प्राथमिक अंडक में वापस शुरू से बता रहा हूं, इस प्राथमिक अंडक के चारों तरफ क्या हुआ, कुछ यहाँ पर कणिका में जो कोशिकाएं थी वो आई, तो इसे अपन ने क्या बोला था, प्राथमिक पुट्टिका इसे अपन ने बोल दिया था, पुट्टक इसे बोल दिया था। इस प्राथमिक पुट्टक में वापस से और ज्यादा लेयर यहाँ से आई तो क्या हो गया, 2-3 लेयर और ज्यादा आ गई, तो इसे अपन ने क्या बोला था, द्वितीयक पुट्टक इसे अपन ने बोल दिया था, ठीक है, द्वितीयक पुट्टक अपन इसे बोल दिया था। इसके चारों तरफ और आई लेयर और साथ साथ में केविटी इसके अंदर आ गई, तो इसे अपन ने क्या बोल दिया, तृतीयक इसे बोल दिया, तृतीयक पुट्टक। लेकिन याद रखने वाली, समझने वाली बात यह है कि अभी भी इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, जिसे प्राथमिक अंडक अपन ने बोला था, वो प्राथमिक ही है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं हुआ है। मतलब इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो था, प्रोफेज जो फर्स्ट है, वो अभी भी क्या है, उसी में है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अपने आकार में यहां से वृद्धि करेगा। बाहर जो लेयर है वो तो है ही, आकार में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। और उसके बाद में क्या करेगा, पहला अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यहां से कंप्लीट करेगा। और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यहां से कंप्लीट करेगा तो 2 कोशिकाएं यहां से बननी चाहिए, तो वो यहां पर बनती है, लेकिन वो जो 2 कोशिकाएं बनती है वो असमान होती है, एक थोड़ी सी बड़ी होती है और दूसरी क्या होती है, बिल्कुल छोटी होती है, ठीक है। तो यह एक असमान विभाजन है, जिसके फलस्वरूप वृहत, वृहत का मतलब बड़ी, अगुणित द्वितीयक अंडक बनता है। अब ये जो प्राथमिक अंडक यहां पर था, इसके अंदर यहां पर क्या था, ये प्राथमिक अंडक ही था ये, ठीक है। तो जैसे ही विभाजन कंप्लीट होता तो एक तो बड़ी यहां पर कोशिका बनी है, जिसे अपन बोलते हैं द्वितीयक अंडक, प्राथमिक से क्या बन गया है, द्वितीयक अंडक यहां पर बन गया है। लेकिन जो दूसरी छोटी कोशिका है, ये आपके पास है ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय या पोलर बॉडी जिसे अपन बोलते हैं। तो एक जो बड़ी है वो क्या है, अगुणित है, मतलब यहां पर ये जो था प्राथमिक अंडक ये द्विगुणित था, और अब जो द्वितीयक अंडक बना है वो क्या है, वो अगुणित है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या इसके अंदर आधी है। क्लियर है यहां तक। तो दूसरा अब जो छोटा है वो क्या है, प्रथम ध्रुवीय पिंड है। ये जो है ध्रुवीय पिंड है, मतलब इसका वैसे कोई रोल नहीं है इसके अंदर, इसका आकार छोटा है, आकार छोटा था, इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य वो क्या होगा, नगण्य होगा। एक कोई कोशिका बड़ी है, समझो यार, एक कोई बड़ी है, जैसे द्वितीय अंडक वाली बड़ी है और ये ध्रुवीय पिंडक है वो छोटा है, तो इसके अंदर कोशिका द्रव्य ज्यादा होगा, इसके अंदर नहीं होगा, बहुत कम होगा। तो किसी भी कोशिका को जीवित रहने के लिए जो माध्यम है वो कौन सा होता है, माध्यम तो होता है कोशिका द्रव्य। जबकि इसके अंदर जो ध्रुवीय पिंड बताया जा रहा है उसमें कोशिका द्रव्य ही नहीं होता, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लिख लीजिए, इसमें साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य ही नहीं होता है। इसीलिए कुछ समय बाद में ये क्या हो जाता है, यहां से खत्म हो जाता है। चित्र 3.8 बे कहां है, 3.8 पे, हाँ तो ये अभी देख लेंगे यहां पर, ठीक है, क्लियर है। द्वितीयक अंडक, अब जो द्वितीयक अंडक यहां पर बन गया था, प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका द्रव्य की मात्रा को संचित रखता है। अभी मैंने बताया था बड़ी है तो इसके अंदर कोशिका द्रव्य होगा। क्या आप इसके किसी लाभ के बारे में सोच सकते हैं, हाँ बिल्कुल, पोषण प्रदान यहां से करता रहेगा। तो यहां पर लिखा भी है, भरपूर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म की मात्रा को संचित करके रखता है। क्या पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है या इसमें ह्रास हो जाता है? बिल्कुल ह्रास हो जाता है, जो मैंने आपको कारण बता दिया, कोशिका द्रव्य की कमी की वजह से। वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। अब ये जो था तृतीय कुट्टक जो था, मतलब अभी जो स्ट्रक्चर अपने पास वो कौन सी है, अंदर तो है अपने पास क्या, द्वितीयक अंडक, और पूरी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं, जिसके चारों तरफ कणिका में कोशिका वगैरह भी, इसे अपन बोलते हैं तृतीयक कुट्टक, ठीक है। इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होना है, अंदर वाली स्ट्रक्चर अलग है, बाहर वाली अलग है। तो तृतीयक पुट्टक आगे चलकर परिपक्व पुट्टक या ग्राफी पुट्टक में, ये जो तृतीय पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाएगा, मतलब काफी इसकी वृद्धि यहां से हो जाएगी, तो इसे अपन बोलते हैं ग्राफी पुट्टक, ठीक है। तृतीय का ही रूपांतरित भाग है, लेकिन इसमें क्या हो चुका, पूर्ण रूप से परिवर्तन हो चुका, परिपक्व हो चुका। चित्र 3.7, तो इसमें देखो यहां से 3.7 में ये देखो, ये ग्राफी पट्टी, तो इसमें आप साइड में लिख लीजिएगा पूर्ण रूप से विकसित, पूर्ण रूप से विकसित इसे अपन बोल रहे हैं, ठीक है। द्वितीय अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है। अभी भी अंडक तो द्वितीय की है, अंदर वाला जो है, जैसे यहां मैंने बता रखा, तो इसके चारों तरफ क्या करती है, कुछ और नई झिल्लियों का निर्माण करता है, ठीक है, जिसे पारदर्शी अंडावरण ऐसे जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। अंडे के स्ट्रक्चर में आएगा, टेंशन ना लो, जोना पेल्यूसिडा इसे अपन बोलते हैं, ठीक है।
अब ग्राफीन पुट्टिका फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। तो अब वापस से जो ग्राफीन पुट्टिका था यहाँ से टूट जाएगा तो क्या हुआ, जो अंदर वाला ये स्ट्रक्चर है जो द्वितीयक अंडक की अपन ने बात की थी, ये द्वितीयक अंडक यहाँ से अलग हो जाएगा और बाकी ये जो कर्णिका में सेल है ग्राफीन पुट्टिका वाला, जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है कर्णिका में वाला, वो यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग हुआ जो पार्ट है इसे अपन बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। इसे आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान में रखना है इसे अपन बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। और ये अपने पास क्या हो गया है, अंडोत्सर्ग का रिजल्ट द्वितीयक अंडक है। तो इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग बोलते हैं। क्या आप शुक्र जनन और अंड जनन के बीच प्रमुख अंतरों को पहचान सकते हैं? हाँ बिल्कुल पहचान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे पहले ये डायग्राम देख लो। ठीक है, तो ये जो क्या था, ग्राफीन पुट्टिका था और ये अपने पास क्या पूरा अंडाशय। तो अंडाशय जो है यहाँ से जो है इस ग्राफीन पुट्टिका से जो सेकेंडरी जो अपने पास पार्ट था, द्वितीयक जो अंडक था जिसे अंडाणु इसने बोला है, वो यहाँ से बाहर आ गया। इसी पद को अपन बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ उसे अपन क्या बोल रहे हैं, कार्पस ल्यूटियम, जो क्या है अंडाशय के अंदर ही, अंडाशय के अंदर से बाहर नहीं आया है। इस प्रकार से मैंने डायग्राम आपको बताया था। ये मादा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से मैंने बताया था। ये दोनों तरफ क्या था, अंडाशय थे और ये प्रोसेस पूरी अंडाशय में चल रही है। तो अंडाशय से अंडाणु रिलीज होगा और ये जो जालर है इसे अंडाणु को यहाँ से पकड़ लेगा। और भी डिटेल से इसे अपन देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंतर आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये अपन ने पढ़ लिया सारा सब कुछ, बस शॉर्ट में बता रखा है। इसे आप याद रखो या थ्योरी पढ़ो, एक ही बात है, पर थ्योरी पढ़ के इसे पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है,